जी। अक्ष फाउंडेशन के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। देखिए, यूपीएससी द्वारा लेवल 6 के पोस्ट के लिए मेरे जानकारी में पहली बार एक एग्जाम एक्सरसाइज, एक रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है, और इस संदर्भ में जो कि एक नॉन गजेटेड पोस्ट है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष। मैं एक एक करके प्रयास करूंगा कि आपके सारे प्रश्न, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जस्ट लाइक एसएससी, आईबीपीएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और ये खुद के लिए वॉइस नहीं आ रही है। जी ऐसा कुछ संतोष जी। समस्या है क्या अभिषेक जी? नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप कंटिन्यू रखें। जिनको वॉइस नहीं आ रही है उनके लिए मैं यहाँ से मैसेज टाइप कर रहा हूँ। ओके, जी। ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयरिंग आपका ऑफ हो गया है, तो जरूरत के हिसाब से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो ये सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और ये दूसरे एग्जाम डिपार्टमेंट्स के लिए, दूसरे मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, बैंक, कंपनीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती हैं ये सभी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। अब ईएसआईसी, यूपीएससी ने ये यूपीएससी के माध्यम से जो ये जेटीओ का वैकेंसी पब्लिश किया गया है, ये ईएसआईसी के लिए है। ईएसआईसी क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डीओपीटी गाइडलाइंस के आधार पर इसमें सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। इस संस्था का स्थापना 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था, और एक्ट है 1948। 1948 में एक एक्ट आया था, उसके आधार पर इस संस्था का स्थापना हुआ। और मोटो क्या था कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें जो भी हमारे काम करते हैं, मतलब जो वर्कर्स है, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए संस्था का स्थापना किया गया। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में, जेटीओ के पोस्ट के बारे में, तो देखिए इस संस्था में कुल 111 पोस्ट है, जिसमें से कि 76 अभी वैकेंसी निकाली गई है। इसका मतलब बाकी जो है ऑलरेडी फिल्ड अप है। इसके बाद इसमें करियर के बारे में बता दूं मैं। जेटीओ से एसटीओ का प्रमोशन होता है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होता है एसटीओ का। 5 साल सर्विस आप कर लेंगे, उसके बाद जो भी इनका बोर्ड होगा, बोर्ड के आधार पर के आपको प्रमोट किया जाएगा एसटीओ के पद पर। एसटीओ के बाद 3 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके बाद आप एडी, उसके बाद डीडी, जेडी और डायरेक्टर के पद पर आप जा सकते हैं। तो इसमें करियर की बहुत अच्छी संभावना है। दूसरा सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यूपीएससी द्वारा इस एग्जाम को क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है। कि यूपीएससी तो आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 7 एंड अबव, अभी तक मैंने जो देखा था, लेवल 7 एंड अबव, लेवल 7 अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जियोलॉजिकल सर्विस, सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 7 के भी वैकेंसीज यूपीएससी द्वारा फिलअप की गई है। अब प्रश्न है कि लेकिन लेवल 6 का क्यों? देखिए, मैं अब इसका सटीक मेरे पास आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने एनालिसिस से, और मैं जो अपने अनुभव के आधार पे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, यूपीएससी द्वारा, सॉरी, अभी ईएसआईसी में एसएसओ, यूडीसी, एमटीएस और भी बहुत सारे पोस्ट फिलअप किए गए थे, और सबका एग्जाम जो है आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट किया गया था। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि एसएसओ का जो पोस्ट होता है वो लेवल 7 का होता है। लेवल 7 का पोस्ट भी आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इन सब का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पे था। उसमें किसी में भी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं थे, मेरे जानकारी के आधार पर। अब जेटीयू एक ऐसा पोस्ट है, इसको हम प्रोफेशनल पोस्ट बोलते हैं, स्पेशलिस्ट पोस्ट बोलते हैं। तो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए कुछ मापदंड है, और उस पर खरा उतरना पड़ेगा अभ्यर्थियों के लिए, ताकि आप उस पोस्ट के गरिमा को बनाए रखे और उस पर आप काम कर सके। जैसे कि अगर आप अनुवाद अधिकारी हैं, तो आपके पास ग्रामर, व्याकरण की उचित जानकारी होनी चाहिए, और उसकी उपयोगिता। तो आपके ग्रामर की जानकारी के लिए तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है,
जैसे कि एसएससी द्वारा भी, एसएससी जेएसटी के एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं फर्स्ट वाले, 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का हिंदी, दोनों ग्रामर से होते हैं, और जिससे कि आपकी नॉलेज ऑफ ग्रामर चेक किया जाता है। दूसरा आपका यूजेज ऑफ ग्रामर, जो आपको नॉलेज है ग्रामर के बारे में, उसका यूज आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसको अनुवाद में आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उसके जांच के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना जरूरी है, जैसे कि ट्रांसलेशन। तो एसएससी द्वारा भी ट्रांसलेशन का पेपर रखा जाता है, सेकंड पेपर। और अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनुवाद अधिकारी का रिक्रूटमेंट जारी करते हैं, सब में मेरी जानकारी के आधार पर कि सब में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं। आईबीपीएस के द्वारा ऐसा प्रावधान नहीं है अभी तक, इसलिए शायद यूपीएससी द्वारा ये एग्जाम, अच्छा इनका रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसमें एक रिक्रूटमेंट रूल्स में एक नोट लिखा हुआ है कि क्या इस पद को भरने के लिए यूपीएससी का कंसल्टेंसी जरूरी है, उसमें लिखा है यस। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने कंसल्टेंसी लिया यूपीएससी से, और यूपीएससी ने बोला कि ओके वी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में। देखिए टोटल 76 पोस्ट जो हैं जनरल ट्रांसलेशन ऑफिसर के, जिसमें कि आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के 36 हैं, ओबीसी के 20, एसटी के 7 और एससी के 8, और पीडब्ल्यूडी 03 लिखा हुआ है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का जो पोस्ट होता है अलग से नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसी जो 76 है उसी में से 3 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए रहता है, तो 76 प्लस 3 नहीं होगा, वो विद इन 76 रहेगा, ठीक है। पे स्केल जैसे ने बताया कि मैंने कि लेवल 6 का है, 4200 ग्रेड पे है, नॉन गजेटेड ग्रुप बी का पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्न डालते रहते हैं कि सर मैंने ये किया है, मैं योग्य हूँ नहीं हूँ। देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि अगर आपने एमए हिंदी किया है, जो भी अभ्यर्थी एमए हिंदी किए हैं, उनके पास ग्रेजुएशन लेवल पे या तो बीए इंग्लिश होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन, बीए मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ग्रेजुएशन बोलूंगा। ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने किया है, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। या फिर अगर हिंदी मीडियम भी है तो उनके ग्रेजुएशन के पेपर्स में जो 14-15 या उससे ज्यादा जो भी पेपर्स होते हैं, उसमें से इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्टिव हो, ऑप्शनल हो, डजंट मैटर। आपने इंग्लिश आपके मार्कशीट में दिखने चाहिए कि हाँ इंग्लिश पेपर आपने क्वालिफाई किया है। ये हो गया एम हिंदी के केस में। अगर आपने एमए इंग्लिश किया है तो ऐसे केस में अंडर ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होना चाहिए, जैसे बीए हिंदी। अगर आपने बीए हिंदी किया है एमए इंग्लिश के साथ, इट्स ओके। अगर बीए हिंदी नहीं किया है कोई बात नहीं, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, हो सकता है कि आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, डजंट मैटर, बी लीव किया है, जैसे कि बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी, बहुत सारे कोर्सेस हैं, होटल मैनेजमेंट किया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी होनी चाहिए। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऐसे केस में आपके सब्जेक्ट जो है कम से कम सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। आपके मार्कशीट में हिंदी दिखना चाहिए कि आपने हिंदी की पढ़ाई की है, हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तीसरा कंडीशन है कि मास्टर अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेट इट बी एमए हिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, डजंट मैटर, अगर आपका उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी होनी चाहिए, या बीए हिंदी होना चाहिए, या एक सब्जेक्ट हिंदी में होनी चाहिए, लेट इट बी इलेक्टिव और कंपल्सरी। सिमिलरली अगर मास्टर डिग्री आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में किए हैं और वहां पे आपका मीडियम इंग्लिश है, तो यूजी में आपका हिंदी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मैंने 1 साल पढ़ाई किया है, 2 साल पढ़ाई किया है, अनटिल अनलेस एग्जाम उसमें एडवर्टीजमेंट में
यह क्लियर नहीं लिखा गया है कि सर कि आपको एटलीस्ट 2 ऑप्शनल पेपर्स होना चाहिए और 2 इलेक्टिव पेपर्स होना चाहिए और 3 पेपर्स होना चाहिए, तब तक आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक पेपर भी आपने पढ़ाई की है, अच्छी बात है, आप योग्य हैं, अनटिल अनलेस कि उसमें स्पेसिफाइड नहीं है। अगला ऑप्शन होता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। देखिए इसमें भी सेम कहानी है, सेम पॉइंट है कि अगर यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि 1 साल का होना चाहिए, 6 महीना का होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, डजंट मैटर। अगर आपने डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया है, लेट इट 6 मंथ्स और 1 ईयर, इट्स ओके, दौड़ेगा, चलेगा, एक्सेप्टेबल है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, अभी जैसे कि हाल ही में मुझे बहुत मतलब 1-2 दिन पहले ही जानकारी मिली है कि इग्नू द्वारा भी इसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आपने किया है, तब भी आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, कोई डरने की बात नहीं है, बेझिझक आप। हाँ, जहां तक बात हो है मीडियम सर्टिफिकेट का, तो आप लोग अगर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, यूपीएससी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, या किसी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, आप लोग यथाशीघ्र आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यूपीएससी का जो एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए, एज लिमिट है 30 इयर्स। और एज रिलैक्सेशन जो है आपको दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए 5 इयर्स। और एक और चीज बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनके लिए, और दूसरे किसी ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो उनको क्युमुलेटिव एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई ओबीसी का एम्प्लॉई है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको 5+3 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। वैसे ही अगर आप एससी एसटी से हैं, तो 5+5 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक जानकारी मैं बताना चाहूंगा, जो भी अगर एक सर्विसमैन कोई कैंडिडेट यहाँ पे हैं और सुन रहे हो, तो एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। हालांकि जो नॉन गजेटेड पोस्ट होता है उसके लिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया अलग होता है। तो उसके लिए मैं एक बार मैं प्रयास करूंगा यूपीएससी को लिखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और फिर जैसा होगा आपको सूचित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यूपीएससी में ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए यूपीएससी online.nic.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसमें आप देखेंगे 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से एक ऑप्शन है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, जिसको शॉर्ट में ORA बोलते हैं। आप ORA पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, बहुत सारे पोस्ट के नाम दिए जाएंगे, उसमें से एक आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एक पेज आएगा, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। आप 2 मिनट टाइम निकाल करके उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं उसमें क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कट ऑफ डेट 2 फरवरी 2023 है, अर्थात कि 2 फरवरी 2023 के पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का उसमें एग्जाम जो है आज के डेट में सपोज 28 जनवरी को क्लियर हुआ है, रिजल्ट पब्लिश हुआ है, और उसका मार्कशीट जो है इशू हो रहा है फरवरी में, 2 फरवरी के बाद, कोई बात नहीं। आपको फॉर्म फिलअप करते समय आप उसमें एक ऑप्शन से एक जगह डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑब्लिक फाइनल मार्कशीट, तो आपका जो डेट ऑफ रिजल्ट है 2 फरवरी के पहले का, वो आप लिख सकते हैं। अगर मार्कशीट 2 फरवरी के पहले इशू हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, और आपके मार्कशीट पे डेट जो है 2 फरवरी के बाद का है और रिजल्ट पहले पब्लिश हो चुका है, तो ऐसे केस में आप वह डेट लिखिएगा, डेट रिजल्ट पब्लिकेशन का, और अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जो भी हैं उससे आप एक
एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा टू होम सोएवर इट मे कंसर्न टाइप का, या फिर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें कि वो मेंशन हो कि आपका रिजल्ट जो है इस डेट को पब्लिश किया गया है। दैट्स इट। इसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट पे कोई भी डेट लिखा हो, डजंट मैटर। अगला इसमें जब हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पहले डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एसएससी में आपको केवल डिटेल्स भरने होते हैं, यहाँ पे आपको उनका फोटोग्राफ्स उनका सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करने होंगे। फर्स्ट कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी में क्या है कि 1 MB से कम होना चाहिए। उसका जो साइज होना चाहिए फाइल का, पीडीएफ होनी चाहिए और 1 MB से कम होनी चाहिए। उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 200 DPI ग्रे स्केल में आप स्कैन कर सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। इसमें क्या-क्या चीजें हैं, आप जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसको लॉगिन कीजिएगा, तो आपको 4-5 इसमें टैब दिखाई देंगे, जैसे कि पर्सनल प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो एंड साइन, एक्सपीरियंस, अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, सबमिट। अब ब्लू कलर के कुछ ऑप्शंस जो रहेंगे, ये सारे के सारे आपके इसेंशियल है, कंपल्सरी है। जो ब्लैक है वो नॉट रिक्वायर्ड है, वो दूसरे एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आएंगे तो ऐसे केस में एग्जाम जो है डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाए। मैं एक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये मैटर जो है ना बहुत पुराना हो चुका है। 2013-14 में एक बार मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली थी डायरेक्ट इंटरव्यू विदाउट रिटन टेस्ट इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। उसके बाद से आज तक बहुत सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो 10 पोस्ट के लिए हैं, 11 पोस्ट के लिए हैं, 26 पोस्ट के लिए हैं, सबके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतने आ जाते हैं कि यूपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे भी आप तो अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए, इस गलतफहमी में बिल्कुल आप लोग मत रहिए कि इंटरव्यू के आधार पर केवल चयन हो जाएगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। 100% रिटन टेस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। 1 मिनट और क्या बच रहा है। इसके अलावा सर कौन से कॉलम में पीजीटी और किसमें कॉलेज रिटन। अच्छा, देखिए यहाँ पे अब आप लोग का क्वालिफिकेशन के आधार पर, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरव्यू हुआ, देखिए अब जब तक कि एसएससी यूपीएससी द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि ओनली एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा या दोनों होगा, तब तक आप लोग तैयारी तो करते रहें। इसलिए कि 100% कंफर्म है कि यह एग्जामिनेशन, यह रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एग्जाम के द्वारा ही किए जाएंगे। इंटरव्यू होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम तो कंडक्ट कराए जाएंगे। अब इंटरव्यू के लिए इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कितना अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप एक बार नोटिफिकेशन में देखिएगा, 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, ये आपके मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ तो, जैसे कि यूपीएससी उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर इसमें अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ तो वेटेज जो होगा कितना कितना होगा, 75-25, मतलब 70 आपका जो भी प्राप्तांक होगा रिटन टेस्ट में, उसका 75%, 1/3 और 25% इंटरव्यू का, ये वेटेज रहता है 1/4 इंटरव्यू का, और उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जी संतोष जी, एक चीज मैं सिलेबस, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक जी जी, चीज, नहीं एक नहीं, बोलिए। इस पॉइंट पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू की बात यहाँ पे बार बार की जा रही है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 76 वैकेंसीज के लिए
वो भी जेटीयूज की वैकेंसीज के लिए। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति इस मुगालते में ना रहे कि केवल इंटरव्यू बेस्ड यह पोस्ट है। इसकी पोस्ट के लिए 100% रिटेन टेस्ट लिया जाएगा और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और उस टेस्ट का लेवल भी यूपीएससी का ही लेवल रहेगा, ठीक ठाक लेवल रहेगा। और जो टेस्ट आपका होगा उसका जो वेटेज है वो 75% का वेटेज रहेगा, 25% ही इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ज्यादा जो मेहनत करनी है, ज्यादा जो आपने एफर्ट डालने हैं, वो आपने एफर्ट डालने हैं रिटेन टेस्ट के लिए। क्योंकि रिटेन टेस्ट में जो लोग बेहतर करेंगे, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, इंटरव्यू उनके लिए बहुत आसान रहेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों को मिला करके चूंकि बनती है, इसीलिए रिटेन टेस्ट का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आपका ज्यादा एफर्ट जो है वो रिटेन टेस्ट के ऊपर आपने लगाना यहाँ पे उचित रहेगा। जी संतोष जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। अब सही आपने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि वेटेज रिटेन एग्जाम का तो ज्यादा रहेगा ही, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू ना हो। और मैं 99% मैं मतलब मैं अपने तरफ से मैं श्योर हूं कि शायद इंटरव्यू ना हो, इसलिए कि यह आपको याद होगा 2015 में नोटिफाई किया गया था, और उसमें मैं बताया गया था कि जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उसके लिए इंटरव्यू ना कराया जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इंटरव्यू ना हो। अच्छा, बिना परीक्षा पैटर्न की तैयारी कैसे करें, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट आप दीजिए मुझे, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इंटरव्यू के बारे में अभी ना सोचें। जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास एक स्वायत्तता है, वो लोग इंटरव्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दुविधाजनक स्थिति है कि ईएसआईसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एग्जाम यूपीएससी द्वारा कराया जा रहा है। तो ऐसे केस में डीओपीटी गाइडलाइंस फॉलो होगा या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका एक अधिकार है वह यहाँ पे प्रिवेल होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन दोनों कंडीशन में यह है कि आपका रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा। सिलेबस क्या होगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि सिलेबस क्या होगा। देखिए, जैसे कि मैं बताया कि यह एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, और यूपीएससी द्वारा जितने भी आयोजित एग्जामिनेशन हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, मैंने 2-4 क्वेश्चन पेपर देखे जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे इंजीनियर्स के पोस्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या अलग अलग इंजीनियरिंग का पोस्ट के लिए हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कराया गया है, और इसमें लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर आदि पोस्ट के लिए कराया गया। तो मैंने एक पैटर्न देखा है कि जो जनरल किस्म का, जनरल टाइप के जो पोस्ट हैं, उनके लिए तो जीएस टाइप के, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज इसी ईएसआईसी में ही ईएसआईसी के लिए ही यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और उसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस थे। तो आप ये मान के चलिए, 99% आप मान के चलिए कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको फेस करने ही हैं। और दूसरा ट्रांसलेशन, तो हो सकता है कि दोनों कराया जाए, लेकिन दोनों केस में आपको प्रिपरेशन केवल इतना ही करना है, जस्ट लाइक एसएससी पैटर्न। एसएससी पैटर्न द्वारा जो भी जारी किए गए हैं उसी पैटर्न को फॉलो करें और आप तैयारी करना शुरू करें। एक चीज और मैं बता दूं कि आप का जो प्रश्न है कि सर बिना सिलेबस का, बिना पैटर्न का हम एग्जाम कैसे तैयारी करें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मान के चलिए कि यूपीएससी द्वारा जब एग्जाम का डेट जारी किया जाता है उस समय एक सिलेबस, डिटेल सिलेबस पब्लिश किया जाता है, और ये उन्होंने, चूंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से यूपीएससी खुद अभी कंफर्म नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें रिटन टेस्ट लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे तो मैं बता दिया सिचुएशन के हिसाब से कि रिटन टेस्ट तो होने वाले हैं। जब रिटन टेस्ट होने वाले हैं तो यूपीएससी को थोड़ा टाइम दीजिए, सभी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद वो एनालाइज करेंगे कि किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया है, उसके हिसाब से उनको कैसे एग्जाम कंडक्ट कराना है। सिमिलर सब्सिक्वेंटली एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का डेट जारी किया जाएगा। अब इसके बारे में एक चीज और, आप ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी 2 महीना में एग्जाम करा ले या 6 महीना में करा ले या साल भर में करा ले। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए,
यूपीएससी अपने हिसाब से कराएगी। अब इसके बारे में जानकारी जो है यूपीएससी द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। तो आप तो ये डेट के बारे में मत सोचें, आप तैयारी शुरू कर दें, इसलिए कि आपको अगला फिर जुलाई अगस्त में एसएससी का भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर सितंबर में उसका एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी से 5-6-7 महीना का टाइम है। तो आप तैयारी कीजिए कि सो दैट कि आपको कोई सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ना सके। और उसके लिए अक्ष फाउंडेशन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कराया जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा बताया हूँ और अभिषेक जी भी बताया है। अक्ष फाउंडेशन की तरफ से, अक्ष फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं वो लोग भी बताते आए हैं कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ ही आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। हर दिन एक चुनौती भरा दिन होता है कि कब कौन सा वर्ड आ जाए और आपको उसके लिए डिक्शनरी पलटनी पड़ जाए, कब कैसा सेंटेंस आ जाए और उसके लिए आपको किसी से मार्गदर्शन लेना पड़े। तो उसके लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और अक्ष फाउंडेशन के मार्गदर्शन में, फाउंडेशन के गाइड के अंतर्गत आप लोगों को इसकी तैयारी कराई जाएगी। जी अभिषेक। जी संतोष जी, 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। काफी सारे हाँ जो बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट्स हैं वो लोग इस चीज के लिए क्वेश्चन रेज कर रहे थे। कल भी ग्रुप में मैं देख रहा था कि सर अप्लाई कैसे करें। बहुत सिंपल है, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। यूपीएससी ऑनलाइन के वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे जाने के बाद आप जो करंट नोटिस देखेंगे उसमें ऑलरेडी यह नोटिफिकेशन आ रहा है। उस नोटिफिकेशन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक पेज में लेकर के चला जाएगा, जिसके अंतर्गत ये जो नोटिफिकेशन नंबर है 01/2023 ये नोटिफिकेशन नंबर है। उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें 11वें नंबर पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ईएसआईसी की पोस्ट है। आप उसको सिलेक्ट करें, उसमें आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, उधर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में वह आपसे कहेगा कि यदि आप पहले से ही यूपीएससी की वेबसाइट पे आपने अपना ओटीआर किया हुआ है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपने सबसे पहले अपना ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑलरेडी आनंद जी ने बताया, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। स्कैन करके आपने रखना है, आपका सिग्नेचर स्कैन करके रखना है, आपको फोटो स्कैन करके रखनी है। अपनी ईमेल आईडी आप जो डालें, बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालें, क्योंकि जितनी भी कोरेस्पोंडेंस यूपीएससी आपसे करेगी वो सारे के सारे आपके ईमेल आईडी से किए जाएंगे। ईमेल आईडी गलत ना भरें। यदि आपके पास में सही ईमेल आईडी या आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है या ऐसी कोई चीज है, तो आप एक नई ईमेल आईडी बेशक क्रिएट कर ले, परंतु सही ईमेल आईडी डालें। यह बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। और उस तरीके से यूपीएससी का ये जो फॉर्म है भरते वक्त आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और बाद में यदि अभी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स और बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोड्यूस करते हैं, दोनों में किसी भी तरह की एम्बिग्विटी मिली तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाए। इन चीजों को भी आपको, बिल्कुल आवश्यक बातें हैं जिनको आपको फॉर्म भरते हुए ध्यान में रखना है। 2 फरवरी तक की डेट दी गई है फॉर्म भरने के लिए, आपके पास थोड़ा समय है। हालांकि आप आखिरी समय का वेट न करें, क्योंकि अक्सर यूपीएससी की वेबसाइट लास्ट डेट्स में, एग्जाम फॉर्म भरने के लास्ट डेट्स में कभी कभी क्रैश हो जाया करती है। इसीलिए आप लोग अंतिम समय का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है आप फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आती है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल डाल सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको 100% उसके लिए सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार से सारे फॉर्म भर लें। सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा, जैसा कि आनंद जी ने बताया, देख लें। यदि आप एलिजिबल नहीं है तो मेरा यह आप सभी को ये सजेशन रहेगा कि आप लोग फॉर्म फिलअप ना करें। उसके बाद में कुछ लोग, जो लोग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्योंकि डीओपीटी के गाइडलाइंस के अनुसार एसएससी और यूपीएससी के जो पद हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही है, परंतु यूपीएससी के नोटिफिकेशन में इस बात को बिल्कुल क्लियर कट दिया गया है कि यदि आप एम्प्लॉय है तो आपको बेशक एनओसी नहीं लेना है, परंतु अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट अवश्य करना है। तो यह काम आपने करना है, आप अपने डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के इंटीमेट कर दें कि आप यह फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इस बात को नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और उसके लिए एक डिक्लेरेशन भी शायद आपसे मांगा गया है, जो आपको अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से दे दिया गया है। आनंद जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया।
एक चीज अभिषेक जी, जी हाँ, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे, तो आप लोग एक जगह कंफ्यूज होंगे। उसमें एक जगह लिखा हुआ है बर्थ, अपलोड योर बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं है, वहां पे अपने बर्थ सर्टिफिकेट के बदले में 10th का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ के 10th सर्टिफिकेट में, एक दो स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु है और शायद कर्नाटका या केरला है, तो वहां के कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे केस में आधार, पैन कार्ड आदि ना यूज करें, उसके बदले में केवल बर्थ सर्टिफिकेट का एक ही सब्स्टिट्यूट है, दैट इज 10th सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के जगह पे 10th का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं उनके लिए जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, फोटो जो है PDF में नहीं होनी चाहिए, फोटो JPG में होना चाहिए, और उसका जो साइज है 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। 350 गुने 350 और 1000 गुने 1000 का पिक्सल होना चाहिए। इस रेंज के बीच में होना चाहिए। जी, यहाँ ओवर पे टू यू। बिल्कुल लिखा हुआ है कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको राइटिंग में देना है आपके हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट से कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आनंद जी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया और लिखा भी हुआ है, आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, मैंने हाईलाइट किया, द डेट फॉर डिटर्मिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट in every respect shall be the closing date for submitting the online recruitment application, that is 2nd February। ठीक है, 2nd February ही आपका फाइनल डेट माना जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा जो यहाँ पे पैरा सी में दिया हुआ है कि द कमीशन में ग्रांट हायर इनिशियल पे टू कैंडिडेट्स एडजस्ट मेरिटोरियस इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे एक यह बात कही जा सकती है कि जिन लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा योग्य हूं, तो वे लोग अपनी योग्यता को और निखारें। तो हो सकता है कि आपको आपके काउंटर पार्ट से आपके साथ जो लोग आए उनसे ज्यादा इनिशियल पे ग्रांट हो जाए। वैसे यह एक बहुत मुश्किल बात है, परंतु जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस हर बात को हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसकी संभावना बन सकती है। ठीक है संतोष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 मिनट और बात करना चाहूंगा रिगार्डिंग द सिलेबस एंड द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद हम लोग सबको अनम्यूट करेंगे उनके क्वेश्चंस के लिए। हाँ, एक प्रश्न है मीडियम सर्टिफिकेट के बारे में, मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा अभिषेक जी, कि देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको मीडियम सर्टिफिकेट के नाम से आप जानते हैं, तो आप, अगर आपने MA हिंदी, BA हिंदी, मतलब लैंग्वेज की पढ़ाई, लैंग्वेज से आपने स्नातक या प्रस्नातक, स्नातकोत्तर नहीं किया है, अर्थात MA हिंदी आपके पास नहीं है, MA इंग्लिश नहीं किया है, मतलब मास्टर डिग्री में आपने MA हिंदी और MA इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से पढ़ाई की है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी या इंग्लिश रहा है। सिमिलरली ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने BA हिंदी या BA इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या इंग्लिश रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से या रिस्पेक्टिव कॉलेज से एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि मैं JTO का एग्जाम अपीयर कर रहा हूँ या फिर मैं तैयारी कर रही हूँ, और मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने आपके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई पूरी की है और इसके लिए मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए, और वो एक सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, वो सर्टिफिकेट आपको रखना है, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी अभिषेक जी एक महावीर जी पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज का कॉलम दिया है, मैंने कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, MA इग्नू से किया है, तो ड्यूरेशन कॉलम में कॉलेज का के बारे में MA इग्नू का या PGDT का। देखिए BA जो आप ग्रेजुएशन का डालेंगे उसमें ग्रेजुएशन वाला डालिए, जहां पे आप MA वाला डालेंगे वहां पे आप मास्टर्स का डालिए। जब आप इग्नू डालेंगे तो इग्नू में स्टेट दिल्ली सेलेक्ट करना होता है, तभी इग्नू वहां पे दिखता है। तो जो भी डिटेल आप भरेंगे जिस आपकी डिग्री का, उसी से रिलेटेड आप कॉलेज भरेंगे। अलग अलग उसमें पूछा है, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही कॉलेज उसने पूछा हुआ है, नहीं, अलग अलग कॉलेज में एक अलग अलग यहाँ भरेंगे पे जी। डिस्टेंस एजुकेशन के बीच में इन लोग थोड़ा सा अभ्यर्थियों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि सर हमने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो कॉलेज क्या होगा। अब मान लीजिए कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी ने डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया है, या फिर वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी से किसी ने किया है आपका डिस्टेंस एजुकेशन में, और आपका वहाँ पे कॉलेज क्या होगा। देखिए कॉलेज जहाँ पे आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है और कॉलेज के जगह पे वहाँ पे आप डिस्टेंस एजुकेशन आप डाल सकते हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन डाल सकते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन डाल सकते हैं, या फिर ओनली डिस्टेंस एजुकेशन डाल दीजिए, कोई दिक्कत
जी, अब मैं थोड़ा-सा बात कर लूँगा, जैसा आपने बताया था पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में स्पष्ट रख के चलिए कि आपका जो पैटर्न और सिलेबस होगा, इट विल बी मोर और लेस एज़ सेम एज़ द एसएससी जेएसटी एग्जामिनेशन। करीब-करीब उसी के आस-पास का पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। इसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कि वहाँ पे हम 0.25 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, बट जबकि यूपीएससी हमेशा 0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग करता है। तो वहां पे एक चेंजेस हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए गलत आंसर मतलब जो तुक्का हम बोलते हैं, वो तुक्के की संभावना यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी। दूसरी बात, जो लेबल रहेगा एसएससी का लेबल जो अब तक हम देते आए हैं और जिसमें कि मैं देख रहा हूं या हम लोगों ने भी यहाँ तक किया है कि जैसे एक 200 में 183 नंबर मैंने एक बार मैंने पाया था, या इस तरह से बहुत सारे, एक बार तो 192 नंबर किसी बंगाल की लड़की ने शायद लास्ट टू लास्ट ईयर जो इससे पीछे वाला एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने पाया था। तो इतने हाई स्कोरिंग मार्क्स हुए थे। तो क्योंकि जो लेबल होता है वो लेबल उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इट इज माइल्ड टू मॉडरेट, लेकिन यहाँ पे आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुश्किल क्वेश्चंस रहेगा, जैसे अगर आप पटना हाई कोर्ट की बात देखें, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है, इट इज नॉट एज इजी एज इट इज इन एसएससी। वैसे ही हम लोगों ने रेलवेज के लिए भी एग्जाम दिया था, वेदर इट वाज लेवल 6 पोस्ट रेलवे ट्रांसलेटर के लिए। मैं पहले 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पर वहां भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल था वो एसएससी से बहुत ज्यादा आगे था। तो अब तो ये यूपीएससी जो इंडिया की टॉप एग्जामिनिंग बॉडी है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के जो ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, उनके लेवल जो अभी लेवल आप देख रहे हैं एसएससी का, उससे टफ रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग इस एग्जाम के अंदर में कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा हिंदी लिटरेचर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं बोल सकता हूं कि होगा ही, पर हाँ, उम्मीद संभावना है। तीसरी चीज आप अगर इसमें देखें कि अनुवाद, तो अनुवाद का पैटर्न एसएससी जैसे दो लेवल में आपके एग्जाम लेती है। लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है और लेवल 2 में आपके अनुवाद का स्किल चेक किया जाता है। यहाँ पे संभावना ये है कि एग्जाम एक ही हो। अब उसमें दो पैटर्न हो सकते हैं संभावित। पहला पैटर्न जैसे अभी हमारा पटना हाई कोर्ट का हुआ कि पहले ऑब्जेक्टिव ले लिया गया, उसके बाद में 15 मिनट के बाद में सब्जेक्टिव आपसे अनुवाद लिखवाया गया। एक या तो ये हो सकता है, और फिर या तो ये हो सकता है जैसे अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज इसी ईएसआईसी के लिए एग्जाम लिया गया था, जिसके अंदर में उन्होंने क्या किया कि अनुवाद का स्किल टेस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही लंबे लंबे पैसेज अनुवाद के दिए, और उसी में से कुछ उन लोगों ने टेक्निकल और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे। उसका अनुवाद भी कई सारी जगह पे दिया था, उसमें से कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है, और इस तरह से थोड़े उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे। वो जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं अपने आरएपीसी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो हालांकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट के लिए वो क्वेश्चन पेपर है, पर उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप इस बात को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उसमें जो यूपीएससी ने जो ट्रिक्स लगा है क्वेश्चन पूछने में, कि अल्दो यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है भी, हमने पढ़ाई भी करा है, फिर भी एग्जाम में हम उसी क्वेश्चन पे जो हम जानते हैं हम किस प्रकार से फंस जाते हैं, तो हमें उस लेवल पे उतर करके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो पैटर्न की बात मैं अगर कहूं तो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी लिटरेचर, अगर जिन्होंने भी हिंदी लिटरेचर से पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल गहराई में जाके काम करना है, बहुत गहराई में जाकर के पढ़ाई करनी है। अनुवाद के ऊपर आपको पूरी तरह से पकड़ बनानी है, और इसमें आपको ये नहीं देखना है कि जनरल नेचर का ही अनुवाद पूछेगा, जैसे हम लोग एसएससी में अक्सर कहते हैं, बड़े विश्वास से कह देते थे कि नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का इसमें नहीं आएगा, या टेक्निकल नेचर के आने की संभावना बहुत कम है, परंतु यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी के भी आपसे अनुवाद पूछ लिए जाए, हो सकता है टेक्निकल नेचर के भी आपसे कुछ अनुवाद पूछ लिए जाए। तो ऐसे 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 पैटर्न की संभावना हम लोग मान के चल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.33 ही होगी जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक के पैटर्न के हिसाब से। अब आता है बात कि आपको ये पैटर्न कब क्लियर कट पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ना है। जैसे अभी एक अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर पैटर्न नहीं पता हो तो तैयारी कैसे करें, तो मैंने जो 4-5 चीजें आपको बता दी, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आप डीप में पढ़ें, हिंदी ग्रामर आप डीप में पढ़ें, अनुवाद के ऊपर आप पूरी पकड़ बनाएं इस एग्जाम के लिए। ऐसे राइटिंग हो सकता है कि इसके अंदर में कहीं पूछ लिया जाए, मे बी
अभी इसकी संभावना हो सकती है, चूंकि यूपीएससी पहली बार यह एग्जाम कंडक्ट कर रही है। उसके अलावा आप थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के भी आप अपने आप को डेली जो करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ेज आ रहे हैं उससे भी आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। उसकी भी संभावना है कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वहां से भी उठा लिए जाएं, क्योंकि यूपीएससी को एलिमिनेशन करके और फाइनल सिलेक्शन करना है। तो जब आपका इस एग्जाम के लिए कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा, उस कॉल अप लेटर के साथ में ही डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। जैसा कि अभी संतोष जी बता रहे थे, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें जब हमारा कॉल अप लेटर आया तो कॉल अप लेटर में ही उसमें पूरी डिटेल्स जानकारी थी, पूरा डिटेल सिलेबस था। और उसके बाद आपको लगभग लगभग 1 महीने का समय मिलेगा, लगभग, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, जो आपने अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो अगर अभी से आप ये थोड़ा सा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय जब आपके पास में एग्जैक्ट सिलेबस आ जाएगा ना, तो उस समय आप बिल्कुल फिर टू द पॉइंट अपनी तैयारी करके, फिल्टरेशन प्रोसेस से तैयारी करके और आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये एग्जाम और सिलेबस की बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम और सिलेबस के साथ में ईएसआईसी के 76 वैकेंसीज के लिए जो लोग भी हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आज फाउंडेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारा एक आरएपीसी फर्स्ट बैच हमने शुरुआत किया है, जिसमें हम लोगों ने डेली असाइनमेंट्स, डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस, वीकली लाइव क्लासेस और उसके अलावा वीकली प्रैक्टिसेस, वीकली मॉक टेस्ट भी हमने उसमें रखा हुआ है। और इस तरीके से एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम लोगों ने एक ऐसा क्लब का फॉर्मेशन किया हुआ है, जिसमें हम सब लोग मिल करके प्रैक्टिस और प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं। और यह पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड है, यानी कि अभी अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो अगले साल 29 फरवरी तक, जिसमें कि सारे एग्जाम्स जो भी राजभाषा और अनुवाद से संबंधित जितने भी एग्जाम्स बीच में आप फॉर्म भरेंगे, सारे एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हम इसमें कवर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये चारों पांचों सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, एसे राइटिंग और उसके बाद में आपका अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और उसके अलावा करंट अफेयर्स, डेली न्यूज, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करके और आपके साथ में हम उसको डिस्कशन करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रिपरेशन होगा, उसका लाइव क्लासेस होंगी, जो क्लासेस होंगी उसके वीडियोस आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे, जिसको कि आप देख सकते हैं। और देख करके अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका फायदा बाद में भी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग देंगे। सो एक बेहतर क्लब बनाने की तैयारी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो राजभाषा और अनुवाद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, या ऑलरेडी राजभाषा अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को भी कैसे हमें टैकल करना है, इसके लिए इस क्लब का हम लोग निर्माण हम लोगों ने किया हुआ है। तो जिन लोगों को भी इच्छा है इस क्लब में सम्मिलित होने का, वे लोग सम्मिलित हो सकते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने सारे समूहों में दे के रखा हुआ है, और भी फर्दर इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अभी इस सेशन से रिलेटेड, या फिर यूपीएससी का जो ईएसआईसी एग्जाम है उससे रिलेटेड, या फिर एसएससी के डीवी से रिलेटेड जो अभी सारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो हमारे बीच में संतोष जी हैं, बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, तो उनसे आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।